वन। जय हिंद साथियों, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है वे सभी लोगों का। चलिए भाई, सब लोग उपस्थित हो जाइए, फिर क्लास की शुरुआत कर दी जाए। रिया पटेल जी भाई उपस्थित हो चुके हैं। इसके अलावा मैनपाल जी, भूपेंद्र जी भाई उपस्थित हो चुके हैं। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। प्रीति गुप्ता जी, अभिषेक जी, ममता जी, सभी लोग आ चुके हैं भाई धीरे धीरे। चलिए तो सब लोग जल्दी जल्दी उपस्थित रहिएगा, फिर इसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एक बार फिर वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। कैसा वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट सफलता बैच के लिए 50% का डिस्काउंट अभी भी चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कितना आपको देना है, 1249 रुपया आपको देना है। और कौन सा कूपन कोड उपयोग करना है, कूपन कोड उपयोग करना है यस टेट 50। यस टेट 50 आपको कूपन कोड उपयोग करना है और 50% का डिस्काउंट। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे 2 कांटेक्ट नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सफलता बैच की विशेषता क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। लाइव क्लासेस, इसके अलावा पीडीएफ सब्जेक्ट कैप्सूल, इसके अलावा डाउट सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट, इसमें सब सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। बात समझ में आ रही भाई? चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? ये क्वेश्चन परीक्षा हाल में कई बार पूछा गया है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है, क्या बताना है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व वानिकी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भाई पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाएगी तो 8 मार्च आपको बताना है। कब? 8 मार्च, जो कि अभी मनाया गया है हाल ताज में। रही बात ये, अगर बात की जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन ये तो कई बार पूछा गया भाई। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाएगी तो आपको बताना है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर चर्चा हम लोग थोड़ा सा और कर दें कि योग दिवस हम लोग कब मनाते भैया, योग दिवस जब से भैया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो भैया इन्हीं के समय योग दिवस 21 जून को, ध्यान दीजिएगा कब हम मनाते हैं, 21 जून को योग दिवस भी मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। संविधान के मूल पाठ में, संविधान के मूल पाठ का मतलब ये हुआ कि जब हमारा भारत का संविधान बना हुआ था उस समय की बात हो रही है, मूल संविधान के समय, ठीक है। तो संविधान के मूल पाठ में कुल कितने भाग थे, कुल कितने भाग थे, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स वेर देयर इन दी ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग थे, कितने पार्ट्स थे भाई। आइए देखते हैं कितने पार्ट्स थे। देखिएगा, भारत का जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय आपके आर्टिकल कितने थे, 395, यानी 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। रही बात अगर भाग की बात की जाए तो भाग 22 थे, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395,
अनुसूची की बात करेंगे तो 8 अनुसूची। कितनी? 8 अनुसूची। रही बात भाग की बात करेंगे तो 22 भाग। तीनों फंडा क्लियर रखिएगा, 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। मूल संविधान के समय, यानी बात हो रही मूल पाठ में, बात समझ में आ रही है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में बात की जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, तो उसको भी आप लोग जान लीजिए भाई। वर्तमान समय में कितने हैं, वर्तमान समय में कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है 465 के लगभग, 465 के लगभग का है ये भैया, 465 के लगभग आपके अनुच्छेद हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल तो आपका 395 ही है, लेकिन उसमें क ख ग करके इस तरह से जब ऐड करते हैं तो हम लोग वर्तमान में गणना की दृष्टि से बात करेंगे तो 465 के लगभग। रही बात अनुसूची की बात की जाएगी तो भैया अनुसूची वर्तमान समय में कितना, तो भैया अनुसूची वर्तमान समय में 12 है, 12 अनुसूची। अगर बात की जाए कि भाग कितने हैं, तो भाग आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 कितने, 25 भाग हैं। पहले जहां 22 भाग थे अब जाकर 25 भाग हैं। तो बात दोनों समझिएगा कि मूल पाठ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, आइए एक बार देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, एक बार हम लोग सभी लोग बढ़िया से देखते हैं क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया। अब देखिएगा क्वेश्चन जो यहां पर लिया गया है बिल्कुल बेसिक से लिया गया है। कोशिश ये है कि ज्यादातर लोगों को फायदा मिले इस सेशन से, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हल्के इजी भी लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4A वाज एडेड। आइए देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका भाग 4 क जोड़ा गया है, भाग 4 क में क्या चीज है, पहले तो हमको यही समझना है, भाग 4 क में क्या चीज है वो। अच्छा चलिए देखते हैं पहले तो भाग 4 में क्या चीज है। भाग 4 में बात की जाएगी तो आपका डीपीएसपी दिया गया है। क्या दिया गया है, डीपीएसपी भाग 4 में दिया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। अगर इसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर दें कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या, नीति निर्देशक तत्व। अगर बात की जाए अनुच्छेद में हम जगह कहां देते हैं, तो अनुच्छेद भैया 36 से लेकर 51 में जगह देते हैं। किसको, नीति निर्देशक तत्व को। मैं भाग 4 की बात अभी कर रहा हूं केवल। भाग 4 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं भाग 4 का में कहा जगह दिया गया है। 4 क की बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें आपका मूल कर्तव्य ऐड है, मूल कर्तव्य ऐड है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड है। भाग 4 क अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो बाद में कब, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो भैया उनके समय में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई जाती है मौलिक कर्तव्यों पर विचार करने के लिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया कि 8 मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के पास होने चाहिए, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्यों को न मानकर कितने 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात की जाए तो भैया 11 मौलिक कर्तव्य, लेटेस्ट वर्जन में आपके पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे 51 क में जगह दिया गया है। 51 क में जगह दिया गया है। कितने भैया, कुल 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए हैं। अगर बात की जाए कि वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में 11 है। पतिया आप समझ रहे हैं,
बिल्कुल समझ रहे हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है आपका, वो कौन सा कर्तव्य है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि अपने प्रतिपाल्य या अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यही व्यक्ति का 11वां मौलिक कर्तव्य है। बात समझ आ रही है? तो भैया भाग 4 का जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको बताना होगा सीधे उत्तर कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है। कब हुआ है भैया? 1976 में हो। और ये किसके समय? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। कई बार क्वेश्चन में सीधे यही पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसको है? संविधान में अगर संशोधन करना है तो ये अधिकार किसको दिया गया है? और एक चीज ध्यान दीजिए, संविधान में संशोधन के अधिकार की अगर बात हो रही किसको दिया गया है, तो आइए देखते हैं। हु हैज द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान में संशोधन का अधिकार, तो भैया इसका सीधा उत्तर हो जाएगा संसद को यह अधिकार है। संसद को यह अधिकार है। अगर बात की जाए संसद की संरचना किस आर्टिकल में, आपको बताना है आर्टिकल 79 में संसद की संरचना की बात होती है। संसद में कौन लोग शामिल होंगे? आपके राष्ट्रपति शामिल होंगे, लोकसभा शामिल होगा, राज्यसभा शामिल होगा। इन तीनों लोगों को जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा संसद। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर संविधान संशोधन की बात हो रही है तो आर्टिकल कौन सा उपयोग कर देंगे भाई? आर्टिकल हम उपयोग करेंगे 368, 368 वाला आर्टिकल उपयोग करेंगे। 368 वाले अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात होती है। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से प्रेरित है भैया? तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो क्वेश्चन देखिएगा कितना पूछ दिया गया यहाँ पर। संविधान संशोधन का अधिकार किसको? सीधा उत्तर है आपका संसद। लेकिन संविधान में संशोधन 368 कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेरी कोशिश है कि मैं आपको कराऊं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, आइए एक बार देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ध्यान दीजिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो बढ़िया से सभी लोग उत्तर करिएगा। बात समझ में आ रही है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां पर दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। विच आर्टिकल स्टैंड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो आपको उत्तर क्या करना होगा? आर्टिकल जो 73 है भैया, 73 वाले आर्टिकल में हो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में है, ध्यान ददीजिएगा। तो आपको बताना होगा आर्टिकल 162, यानी कौन सा अनुच्छेद भैया? अनुच्छेद आपको बताना होगा 162 वाले अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और 73 वाले आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। बात समझ में आ रही है? फंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 73 में अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की जा रही है तो एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई? भैया आर्टिकल जो आपका 72 है, वो 72 वाला आर्टिकल वह क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। देखिएगा 73 हो गया तो 72 ले लीजिए। 73 के बाद 74 आर्टिकल है। 74 आर्टिकल है, आइए देखते हैं
भैया आर्टिकल जो आपका 74 है ये क्या कहता है? 74 वाले आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका संघ की एक संघीय मंच परिषद, यानी 74 वाले आर्टिकल में ये बात की कि एक संघीय मंच परिषद होगा। संघीय मंच परिषद होगा तो उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक संघीय मंच परिषद का प्रावधान किया गया है। तो 74 वाले आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपात उपबंध का उल्लेख, आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में है भाई? आपसे भाग पूछा जा रहा है। कौन सा भाग है? आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज समझना है, आपात उपबंध ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना होगा कि आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध। अगर बात की जाए कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भैया आपको भाग क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भाग बताना है क्या? 18। भाग 18 में आपका आपात उपबंध दिया गया, भाग 18, ठीक है। और अगर बात की जाए भैया भाग 20 में का दिया गया हो, भाग 20 में का दिया गया है? तो संविधान संशोधन दिया गया है। क्या दिया गया है? संविधान संशोधन, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने की बात है भाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए राजभाषा, राजभाषा किस भाग में है, तो आपको भाग 17 बताना है। कौन सा भाग भाई? भाग 17 में। भाग 17 में किस बात का जिक्र है? राजभाषा, राजभाषा। बात समझ में आ रही है? आइए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, भैया ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नहीं यार, 3-in-1 कॉम्बो बैच आपको प्रदान किया जा रहा है। ये बैच लॉन्च हो चुका है। यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी प्लस DSSB टीजीटी पीजीटी, यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला है, ठीक है। तो भैया इन तीनों कोर्सों के लिए एडमिशन अगर आपको लेना है तो कितना शुल्क देना है? आपको कुल मिलाकर 2499 मतलब 25 रुपया देना है। 50% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कहने का मतलब 5000 रुपया कम, एक कम 5000 रुपया दाम रखा गया है, आपको एक कम 25 रुपया देना है। और कूपन कोड उपयोग करना है, ETS 50 कूपन कोड उपयोग करिए और एडमिशन ले लीजिए। नीचे 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया भाई। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर मार दीजिएगा दमदारी के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर आप किसको करेंगे भाई? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ही चर्चित हैं। 338 आर्टिकल जो 338 है, इसमें किस बात का उल्लेख है? एससी आयोग की बात की जाती है इसमें। एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाती है। अनुसूचित जाति की आयोग की बात की जाएगी तो 338 वाले आर्टिकल में। अगर आर्टिकल हम चर्चा कर दें 338 क में किस बात का उल्लेख है? 338 क में उल्लेख है एसटी आयोग। भैया कौन सा आयोग? एसटी आयोग का उल्लेख किया गया है। यानी एसटी आयोग का मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग आपका 338 में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क में है। बात समझिएगा, फंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब देखिए एक आर्टिकल और चर्चित 338 ख में भैया यहाँ क है, यहाँ ख है, 338 ख वाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ रही है?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 338 338 क 338 ख 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 ख में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भैया ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की क्या बात है भाई। राज्य लोक सेवा आयोग के चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का मामला है तो भैया राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? आपके स्टेट के गवर्नर महोदय करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। अगर राज्यपाल की बात की जाए, इसको किस आर्टिकल में जगह दिया जाता है? तो आर्टिकल 153 में यही बात की जाती है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात कही जाती है। बात समझ में आ रही है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह भी बात कही गई है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बात 7वां संविधान संशोधन 1956 में कही गई है। राज्यपाल की बात करेंगे तो ये भैया राज्यपाल किनकी नियुक्ति करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनकी नियुक्ति तो करवे करते हैं और मुख्यमंत्री के ही इशारे पर राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, जो आर्टिकल 165 है, 165 का मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति स्टेट में जो हाई कोर्ट होगा वहां पर हाई कोर्ट में महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय ही करते हैं। महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना, ये उनका कार्य होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एग्जैक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल की बात करेंगे तो ये राज्य विश्वविद्यालय जो होता है वहां के कुलाधिपति होते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर होते हैं, उप कुलपति, उनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया भैया? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, न कि उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल आपके पास है 129 वाला आर्टिकल ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट भैया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इस बात का उल्लेख 129 वाले आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? हाई कोर्ट इज एन एंकियल कोर्ट इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा जो आर्टिकल आपके पास है कौन सा? 215 वाला आर्टिकल यही बात कहता है। क्या कहता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये बात कही जाती है। इसको हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने बढ़िया उत्तर किया है भाई, बहुत शानदार। आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया भाई। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल साहब की नियुक्ति कौन करेगा? आइए देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वैसे अगर बात की जाए भैया दिल्ली का मामला है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का मामला है। पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का अपना सिस्टम कुछ अलग ही रहता है।
बात समझाता है ना। अगर वैसे स्टेट की बात की जाए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भैया समझ सकते हैं कौन करेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। भैया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। आइए देखते हैं कि कौन से लोग उत्तर कर रहे हैं, क्या उत्तर कर रहे हैं। कई लोगों को मैं देख पा रहा हूं राज्यपाल राज्यपाल उत्तर कर रहे हैं, पर उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्या उत्तर सही होगा? बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, यानी अगर बात की जाए तो रामनाथ कोविंद जी, यानी प्रेजेंट टाइम में आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। DSSB TGT PGT, भैया कई बैच इस समय चल रहा है जोरों पे, तो इसके लिए एडमिशन कितना देना है? केवल दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए। TGT PGT के लिए 1999, मतलब एक कम 2000 रुपये आपको देना है। वही बात 50% डिस्काउंट, ETS 50 आप लोग कूपन कोड उपयोग कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली एट प्रेजेंट? दिल्ली का आधिकारिक नाम इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है? क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, बढ़िया से उत्तर करिएगा। इसका आधिकारिक नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसका आधिकारिक नाम है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यही मामला है, आधिकारिक नाम यही है। तो ध्यान दीजिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत किसको? दिल्ली को, ध्यान दीजिएगा, किसको? दिल्ली को क्या किया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बात समझ में आ रही भाई? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा। 12 नंबर, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? भैया राज्यपाल के वेतन की बात की जा रही है। आपके स्टेट के जो गवर्नर महोदय होते हैं, यदि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में, तो आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। इनका पेमेंट कितना होता है भैया वर्तमान में? तो आपको बताना है 3.5 लाख रुपया। कितना? 3.5 लाख रुपए प्रति माह की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, हर महीने हो। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का पेमेंट वर्तमान में कितना है, राष्ट्रपति की सबका पति कौन? राष्ट्रपति। तो भैया राष्ट्रपति का पेमेंट है 5 लाख रुपया हर महीने हो, प्रति माह की बात हो रही है। अगर बात कर दी जाए कि उपराष्ट्रपति का पेमेंट वर्तमान में कितना है, तो आपको बताना होगा कि 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया प्रति माह इनका पेमेंट है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा पदाधिकारी है जिनको अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? तो भैया यही उपराष्ट्रपति महोदय हैं। क्योंकि इनको पेमेंट जो 4 लाख रुपए हर महीने मिलता है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में पेमेंट लेते हैं। ये बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। ये तो रही बात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। आइए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, उनका है भैया पेमेंट कितना? 2,80,000। 2,80,000 ये प्रति माह की मैं बात कर रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनका पेमेंट है 2,50,000 रुपया। कितना? 2.5 लाख रुपया। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका पेमेंट है 2,50,000 रुपया हर महीने। हर महीने 2,50,000 रुपया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनका जो पेमेंट है, वो पेमेंट आपके हाई कोर्ट के चीफ का है। ठीक है।
और रही बात अगर हाई कोर्ट के अन्य की बात करें तो भैया 2.25 लाख रुपया। हाई कोर्ट में चीफ के अलावा जो जज होते हैं उनका पेमेंट है 2.25 लाख रुपया हर महीने। बात समझता है कितना पैसा मिला था एक बात समझा। और व्यवस्था जो मिलत होकर बातें छोड़ दे, केवल पेमेंट की बात होत बे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल आर नॉट। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का उल्लेख, इस बात का निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। बात समझ में आ रही भाई? आइए देखते हैं। तो भैया इसका बहुत सटीक उत्तर, बहुत ही प्यारा उत्तर आपका हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आपके ये निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय यही करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल? बहुत चर्चित आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है? तो आपको उत्तर करना है राष्ट्रपति बुलाते हैं, आहूत करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता यही लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं, यही करते हैं भैया अध्यक्षता। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। मूल संविधान के समय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान के समय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मूल संविधान के समय। बात समझ आ रही है? भैया मूल के समय की बात होगी तो आपको बताना होगा 500। पदवा में 500 के बाद क्या हुआ जानते हैं? 525 भरा हो, 525 संख्या की गई थी, लेकिन कैसे कही गई रही? 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में किया गया, ध्यान दिया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भैया सीटीएफ 500 बढ़ा 525 कह दी गई। अब देखा जब 525 बढ़ाई गई तो 545 किया गया। पूछा काहे? 31वां संविधान संशोधन 1974 में संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1974 में जब हुआ संशोधन तो 525 से 545 कह दिए। अब फिर 545 से बढ़ाए कितना कह दिए? 552 कह दिए। 552 कब के? गोवा दमन दीव राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987। गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 1987 में जब ये संशोधन हुआ 545 से 552 कह दिया गया। लेकिन बात समझी जाए अगर तो भैया ये जो 552 बने, अब वर्तमान समय में अधिकतम संख्या लोकसभा कितना? 550। दो कम काहे हो गया? एंग्लो इंडियन की व्यवस्था कह दी गई समाप्त। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एक अधिनियम पास हुआ, विधेयक पास हुआ, तो उसके तहत एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वो व्यवस्था कब से लागू हुई है? 25 जनवरी 2020 से वो व्यवस्था लागू हुई है। तो यही नाते लोकसभा की जो अधिकतम संख्या पहले 552 होती थी, अब हो गई है 550। और वही हाल यहाँ है 545 जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या होती थी। अब जब यूं दो घटाई देगा तो हो जाए लोकसभा का वर्तमान समय में सदस्य संख्या 543, 543। बात समझाता है? फंडा क्लियर रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है भाई? आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? आइए देखते हैं। तो प्रथम भारत की बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, क्या नाम होगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी हो। बात समझता है? महान्यायवादी। अगर महान्यायवादी की बात की जाएगी तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये बात समझते रहिएगा। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये अपने पद पर बने रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आवाज जा रही है? ठीक है, तो बात सब लोग समझ में आ रही है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी यही हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, राज्य का, तो आपको बताना है एडवोकेट जनरल, यानी आर्टिकल 165 के तहत कौन नियुक्ति करता है इनकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर का क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन हल करता है भाई? हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा, उसका निदान कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल एक आपके पास बहुत तगड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 71 वाला आर्टिकल यही बात कहता है। क्या कहता है? चाहे राष्ट्रपति का मामला हो, चाहे आपके राष्ट्रपति का मामला हो और चाहे आपके उपराष्ट्रपति का मामला हो, भैया दोनों पदाधिकारी की बात हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों जन की जिक्र किया गया आर्टिकल 71 में कि अगर इनके निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा होता है तो उसका निपटारा, उसका हला भला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71 के तहत करेगा। बात समझ में आ रही है? उच्चतम न्यायालय विवाद का हल करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका उच्चतम न्यायालय, फंडा पूरा क्लियर करिएगा गुरु। बात समझता है ना? संविधान गुरु ऐसा पढ़ाई देव ने एक एक फंडा बिल्कुल क्लियर रहे, कंफ्यूजन कहूं रहे, घबरा जिन खाली सेशन में सब कुछ बना रहा बस। आवाज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, भैया 3 प्रकार के कोर्स इस समय चल रहे हैं जोरों पे। एक DSSB टीजीटी पीजीटी स्पेशल, उसके लिए बैच अलग है, उसका शुल्क कुछ और है। एक है यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB टीजीटी पीजीटी, एक है एलटी ग्रेड यूपी का। तो भैया 3 in 1, उसका शुल्क कुछ और है। यहाँ पर भैया यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी 2249 रुपया देना है। ऊपर कोड आप ETS 50 उपयोग कर लीजिए और 50% का डिस्काउंट लेते हुए एडमिशन आप मूल के ले लीजिए। आइए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चलिए भाई, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? अब देखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? आइए देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी इंपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, पहली बात अगर थोड़ा सा और चर्चा हम लोग विस्तार से कर दें, आपातकाल आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल की बात हो रही है। आइए देखते हैं कौन से 3 प्रकार के हैं। एक तो आर्टिकल आपके पास कौन है? 352 है। एक आर्टिकल आपके पास कौन है भैया? एक आर्टिकल आपके पास है 356 है, जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है। एक आर्टिकल आपके पास है कौन सा? 360 की बात है, जो कि वित्तीय आपातकाल की बात है। ये आज तक एक बार भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा भैया, कर जरूरत ही नहीं पड़ी हो कब। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा आपातकाल आज तक नहीं लगा? तो 360 वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं। 352 ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 3 बार पूरे भारत में अब तक लगा है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार कब लगा था? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार की बात होगी तो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। 1962 को लगा कब? जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। वही आपके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस समय प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बर्थडे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरी बार जब लगा, ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर, दूसरी बार जब लगा 3 दिसंबर 1971 को लगा, जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति कौन थे?
वीवी गिरि महोदय, जिनके चुनाव के समय द्वितीय चक्र की मतगणना भी करानी पड़ी थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी, तो वीवी गिरि, वराह वेंकट गिरि। ठीक है, आइए तीसरी बार जब लगा तो ध्यान दीजिएगा 26 जून 1975 को लगा था। यह मामला लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर यह तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा, उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। मंत्रिमंडल को बिना सूचना दिए हुए, यानी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी, इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद से तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दी थी। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 18 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। किसने निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है? किसने निदेशक तत्व को, यानी कहने का मतलब नीति निदेशक तत्व को किसने संविधान की आत्मा कहा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे क्वेश्चन का भाव यही है भैया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी का बिल्कुल रट गया होगा, एकदम रट गया होगा। इतनी बार जबान पर दोहराया गया है कि अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी गलती से परीक्षा हाल में पूछ दिया जाए, और परीक्षा चाहे जिस चीज की आप दे रहे हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं या पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या बीएड का एग्जाम दे रहे हैं या टीजीटी टीटी का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टीटी का एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया हो, 1000 बार पूछा गया है। क्वेश्चन का फंडा बिल्कुल समझ लीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नॉर्मली तौर पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है प्रस्तावना, प्रीअम्बल को आपको बताना होगा। प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा नीति निदेशक तत्व को माना है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन महोदय ने डीपीएसपी को कहा कि संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर दी जाए कि ये संविधान की आत्मा किसको मानते हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं संविधान की आत्मा। फंडा बिल्कुल क्लियर। नॉर्मली तौर पर जब पूछा जाएगा किसी व्यक्ति का नाम नहीं उल्लिखित होगा क्वेश्चन में, तो आपको बताना है प्रस्तावना को उत्तर। अगर ऑस्टिन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो नीति निदेशक तत्व को बताना है। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो आर्टिकल 32 को बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो आपको उत्तर करना होगा कौन सा आर्टिकल, कौन सा उपयोग करना होगा? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 भैया, ठीक है। अनुच्छेद 20 यही कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आज का हमारा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और सेशन बढ़िया लग रहा हो तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सेशन आपको बढ़िया लग रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। आइए देखते हैं शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अब देखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है आपका किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार भैया अब मूल अधिकार बना दिया गया। कौने आर्टिकल के तहत? बात समझा?
तो आर्टिकल का बात करबा तो कौन आर्टिकल हो जाए जानता है? आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 का में ये बात कही गई है। 21 का में कि शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बना दिया गया है, तो इसको ले जाकर 21 का में रखा गया है। पूछा गया है क्वेश्चन कि किस संशोधन के तहत ये बात कही गई, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ है, इसी के तहत ये बात कही गई कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 21 का में जगह दे दिया गया है। और इसी संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा व्यक्ति का 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि अपने प्रतिपालक को या अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यही बात 86वें संविधान संशोधन के तहत हुई है। बात समझ में आ रही? यानी व्यक्ति का 11वां मौलिक कर्तव्य। बात समझ में आ रही है ना? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ये किस आर्टिकल के तहत इसको जगह दिया गया, 11वें मौलिक कर्तव्य की मैं केवल बात कर रहा हूं, किस अनुच्छेद में इसको जगह दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सीधे सीधे उत्तर करिएगा। 11वां जो मूल कर्तव्य है आपका, 11वां जो मूल कर्तव्य आपका है ये भैया किस अनुच्छेद में जगह दिया गया है, तो अनुच्छेद आपको बताना है 51 का। भैया 51 का में तो 10 मूल कर्तव्य ऐड किया गया भाई, फंडा बिल्कुल क्लियर है। तो भैया वही कदमा एक शब्द और लगाए रच के तो कुल मिलाए के 51 का और ट में उल्लेख किया गया 11वां मौलिक कर्तव्य। व्यक्ति का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 का ट में उल्लेख किया गया है और 51 का में केवल उल्लेख किया गया है 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, जहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं अगर बढ़िया लगा हो तो कोशिश करिए कि बढ़िया लगे। क्वेश्चन यहाँ पर 20 लिए गए, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कम से कम एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया गया है। तो इस तरह से कम आप यूं मान चलिए कि 80-90 क्वेश्चन आपने आज के सेशन में 80-90 क्वेश्चन आप पढ़े हैं और बहुत ही जोरदार सेशन रहा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन दमदार नहीं थे, क्वेश्चन बहुत ही गजब के थे। चलिए भाई, तो अब हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं एक बार चैनल को, टीचिंग स्कूल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं वो तो भैया सब्सक्राइब किए ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भेज देंगे, ये सब चलता है।